दोपहर हो गई है। मैंने सुबह आप सबको एक कार्य दिया था। आशा है आप सबने पूरा कर लिया होगा। राजकुमार विशाल, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं एक क्षत्रिय होते हुए भी ठीक तरह से अपनी तलवार नहीं पकड़ पाता। राजकुमार करण, मुझ में तो कोई कमजोरी नहीं है। राजकुमार धर्म, आपकी कमजोरी क्या है? जी गुरुजी, हम अभी तक अपनी कमजोरी को पहचान नहीं पाए। राजकुमार वीर, आपकी कमजोरी क्या है? मैं किसी नियम या किसी परंपरा को आंख बंद करके नहीं मानता। अफसोस, आप में से कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाया है। आप सब लोगों ने सिर्फ अपनी ऊपरी कमजोरी को ही देखा है। असली कमजोरी को पहचानने की किसी ने कोशिश नहीं की। शायद आप सबने अपनी असली कमजोरी को जानने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, क्योंकि शायद आप सबका ध्यान ही कहीं और था। मैं आपको आज रात तक का वक्त और देता हूं। तब तक अगर आप लोगों ने अपनी असली कमजोरी को पहचान लिया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने राज्य वापस जा सकते हैं। क्योंकि जिस राजकुमार का अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं, उसके यहां होने का कोई मतलब ही नहीं। पता नहीं इनकी हमसे क्या दुश्मनी है। एक बात तो हम भूल ही गए, हमें अपनी रसोई के लिए पास के गांव से कुछ सामान मंगवाना है। राजकुमार धर्म, राजकुमार वीर, राजकुमार विशाल और राजकुमार करण, आप चारों वहां जाएंगे और सामान लेकर आएंगे। गांव पास ही है, जल्दी जाएंगे तो शाम होने तक वापस आ सकते हैं। और इस पेश हमें अपनी कमजोरी भी जाननी है। चलते चलते सोच लेना। मैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दे रहा हूं ना। देखो, मुझे इसी बात का डर है कि कहीं महाराज को इस बात की भनक ना लग गई हो। इससे पहले महाराज ये पता कर सके कि उन लोगों को पैसा राजमहल से किस खुशी मिलते हैं, तुम उनसे वो खत्म करो। जी सरकार। हमें उसके परिवार वालों को किसी तरह बचाना होगा, वरना सारे सबूत हमारे हाथ से निकल जाएंगे। छोड़ो। हमें मत मारो, आखिर किया क्या है हमने? नहीं, मत मारो मुझे। नहीं नहीं। हमने आज तक जो भी किया है सरकार के कहने पर किया है। तो अब सरकार के कहने पर जान भी दे दो। वो तो हम सबके जवान बेटे दे ही चुके हैं। अब तुम्हारी बारी। चलो, हमारा काम हो गया।
इन्हें बचाने की कोशिश करो, जल्दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो। तो फिर चलो और महाराज के सामने बताओ कि किसके कहने पर तुम्हारे बेटों ने राजकुमार अग्नि को छुपाया था। ठीक है, मैं महाराज को सब कुछ सब बता दूंगा। बताओ, कौन है वो जो तुम्हें राजघराने से धन दे रहा था? कौन है वो जो अग्नि को अगवा करने के षड्यंत्र में तुम्हारे बेटों की कुर्बानी दे दी? बताओ। जी वो आपके बड़े भाई सरकार जयवर्धन। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है जो हमारे भाई? जी महाराज। पर यह कैसे हो सकता है महाराज? यही सच है राजमंत्री जी। जिन श्रमिकों को राजकुमार धर्म और वीर ने अपराधी समझकर जान से मार डाला, वो श्रमिक नहीं, हमारे सैनिक थे। और उन्हें इस काम के लिए पैसे दिए जाते थे। पर जयवर्धन ऐसा क्यों करेगा? बल्कि वो तो सालों से राज्य में अपना योगदान देते आया है। क्षमा कीजिए, मैंने इस षड्यंत्र में अपने बेटे गंवाए। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इन्हें यहां से ले जाओ। सेनापति चारू सिन्हा, जाओ और जय भैया को गिरफ्तार कर लो। जी महाराज। बस एक बार अग्नि धर्मवीर के बीच फूट डाल के उन्हें गुरुजी के सामने कमजोर साबित कर दे, उसके बाद खुद गुरुजी धर्मवीर को राजगद्दी के लिए अयोग्य घोषित कर देंगे। और फिर राजसभा के पास एक ही विकल्प रह जाएगा, अग्नि, मेरा बेटा अग्नि। सेनापति चारू सिन्हा, आप यहाँ? क्या बात है? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। ये क्या मजाक है? किसने दिया ये आदेश? जी महाराज ने। महाराज ने? ये सब क्या हो रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो? खबरदार चारू सिन्हा, देखो आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। खबरदार जो आगे बढ़े तो रुक जाओ नहीं तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। इन्हें जो करना है करने दो, तुम आगे बढ़ो। चारू सिन्हा, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। आपका अपराध सबके सामने आ चुका है और एक अपराधी को गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। कैसा अपराध? क्या बक रहे हो तुम? सबसे पहले राजकुमार अग्नि की हत्या
और उसके अपहरण का षड्यंत्र। फिर उसके बाद राजकुमार धर्म और वीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। फिर अपने ही सैनिकों को श्रमिकों की वर्दी पहनाकर सारा इल्जाम उन पर डाल देना। महाराज को हर बात पता है और इसीलिए उन्होंने आपकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है, ताकि आपको वो सजा मिल सके जिसके आप योग्य हैं। चल सिन्हा! मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। पकड़ो, आगे ना पाए। मेरे रास्ते से हट जाओ आदिवर्धन। नहीं, कभी नहीं। हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि आप हमसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। वो तो कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूं आदिवर्धन। हमने आपको अपना बड़ा भाई मानकर हमेशा आपका सम्मान किया, और आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे बड़े भाई क्या, भाई नहीं हूं मैं किसी का बड़ा भाई। मैं बड़ा हूं इसका लिहाज क्या राज्यसभा ने किया? जिस गद्दी पर बैठने का पहला हक मेरा था, वो हक तुम्हें दे दिया क्या? तब से लेकर आज तक मैं इस धोखे को सह रहा हूं आदिवर्धन। और इसलिए आपने धर्म और वीर के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम अपने बेटे को कामयाब देखना चाहते हो, मैं भी अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता हूं आदिवर्धन। तो फिर उसे रोका किसने था? राज्यसभा ने धर्म, वीर और अग्नि तीनों को बराबर का मौका दिया है। पर अंत में वही हुआ ना जो पिछली बार हुआ था। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वही मेरे बेटे अग्नि के साथ हो। ये मुझे स्वीकार नहीं है आदिवर्धन, क्योंकि इस बार मैं उसे आर्यनगर का महाराज बना कर रहूंगा। ये पदवी उसी को दी जाती है जो उसके लायक होता है। हमें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि क्यों राज्यसभा ने आपकी जगह हमें चुना, जबकि आप हमसे बड़े थे। राज सिंहासन पर बैठने का हक भी आप ही का था। पर आज हमें पता चला कि आप आर्यनगर के महाराज होने के लायक ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें चुना। बस आर्यवर्धन, बस। सेनापति चारू सिन्हा। जी महाराज। जब तक इन्हें फांसी नहीं लग जाती, इन्हें कारागार में रखो। जी महाराज। पकड़ लो इन्हें, ले चलो। मुझे फांसी नहीं दे सकते आर्यवर्धन। जिस दिन मैं भाग निकला, मैं तुम्हें और तुम्हारे उत्तराधिकारी को जान से मार दूंगा। ले चलो आर्यवर्धन, ले चलो। हम निकलने के लिए तैयार हैं गुरुजी। ठीक है, तुम सब अपना अपना ख्याल रखना और समय पर आ जाना। जी गुरुजी। जाओ। भेजना ही था तो गुरुजी मुझे अकेले भेज देते। तुम तीन बेवकूफों के साथ क्यों लटका दिया? कम से कम उन्हें तो पता होना चाहिए मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता। मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। मैं जंगल के रास्ते अकेले जाऊंगा और तुम सबसे पहले पूछ कर दिखाऊंगा। अच्छा वो ये चला गया, नहीं तो मैं इसे। उसे छोड़ो वीर।
और ये सोचो कि हमें कौन से वाले रास्ते से जाना है। गुरुजी ने कहा था कि जंगल वाला रास्ता हमें जल्दी पहुंचाएगा, पर वहां पे बहुत सारा खतरा है। सोचना क्या है, हम जंगल वाले रास्ते से ही जाएंगे ताकि जल्दी तो पहुंचे। पर अगर हम वहां पे अपना रास्ता भटक गए तो, या फिर वहां कोई खतरा हुआ तो? हमारे हिसाब से कि कच्चे सड़क वाला रास्ता ही बेहतर होगा। तुम ठीक कह रहे हो धर्म, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, पहुंचने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, पर कम से कम सही सलामत तो पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? तुम्हें तो हमेशा मेरे फैसलों पे भरोसा था ना, फिर आज क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंहासन की इस लड़ाई में मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ दूं? हमने ऐसा नहीं कहा वीर। तो फिर चलो मेरे साथ। जब ये लोग लौटकर वापस आएंगे तो इन्हें अपनी असली कमजोरियों का एहसास अच्छी तरह हो जाएगा। तुम इनके पीछे पीछे जाना और इन पर नजर रखना। जी गुरुजी। मुझे इनके हर कदम की खबर चाहिए। आज आप सब सितार बजाना सीखेंगी। मैं तो बचपन में ही सितार बजाना सीख चुकी हूँ। पर अब आप बच्ची नहीं और ना ही इतनी गुणी कि कुछ और सीखने की गुंजाइश ना रही हो। सिर्फ तार पर उंगलियां फेरने से कोई संगीतकार नहीं बन जाता। उसका भी एक तरीका होता है, एक नजाकत होती है। लगता है तुमने आज पहली बार सितार पकड़ा है। एक राजकुमारी को ठीक तरह सितार भी पकड़ना नहीं आता, ये हम पहली बार देख रहे हैं। जी वो अनन्या ने कभी ध्यान से कोशिश नहीं की ना, इसलिए। दरअसल अनन्या को महल की और चीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी। कौन सी ऐसी चीजों में दिलचस्पी थी तुम्हें? गुड़ियों के खेल में? नहीं, आग और खंजर के खेल में। बस ये तीनों तारे चिकारी कहलाती है। इनकी मदद से ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। कोशिश करो। अच्छा, बहुत अच्छा। सितार सीखने के बहाने शेरा माया के करीब आ सकती है। एक बार उनका विश्वास जीत लो, फिर खजाने की बात आसानी से छेड़ सकूंगी।